जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक और मॉक टेस्ट। स्टैटिक जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो, होमगार्ड का हो, एसएससी जीडी, एसएससी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उन सब के लिए मैं स्टैटिक जीके का सेट लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और मैं कुछ टाइम से 2-4 दिन से मॉक टेस्ट नहीं डाल पाया था, किसी कारण मैं बिजी था, तो मैं पुनः स्टार्ट करता हूं। तो पहला प्रश्न आज के मॉक टेस्ट का क्या कहा गया है दोस्तों। पहला प्रश्न में कहा गया, भारतीय पुलिस सेवा के लिए प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत में जो आईपीएस बनते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, तो आपके ऑप्शन है मसूरी, नागपुर, हैदराबाद या नई दिल्ली। तो दोस्तों सही जवाब क्या होगा, भारत में जो भी आईपीएस बनते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और हैदराबाद में कौन सा संस्थान है, तो वह है सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। तो ये जरूर याद रखना कि भारत में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों हैदराबाद में। और यहाँ पर सभी जो आईपीएस होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। तो भारतीय पुलिस सेवा के लिए प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। और ये क्या नाम है इसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड होता है पुलिस जैसे एग्जाम में, तो आप इसको याद करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि भारतीय पुलिस सेवा का जनक कौन है, तो आप बताइएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, आप याद रखेंगे। हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद को पर्ल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, मोतियों का शहर कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत में मोतियों का शहर किसे कहा गया, हैदराबाद को। और हैदराबाद में कौन सी झील नदी बहती है, वो है आपकी मूसी रिवर। तो मूसी रिवर के जो बैंक पे स्थित है हैदराबाद। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। हमसे प्रश्न में पूछा गया था भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षण संस्थान, आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों हम बात करें यक्षगान की, तो ये रामायण और महाभारत की कथाओं पर आधारित होता है। और यक्षगान कहाँ का डांस है, तो आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। दोस्तों कर्नाटक में ना एक डांस और होता है, कौन सा होता है, वो है ढोलू कुनीथा। ठीक है, ढोलू कुनीथा। अगर किसी भी लोक नृत्य में आपको एक शब्द मिले कुनीथा, समझ जाना वो कर्नाटक का है। ढोलू कुनीथा, सुग्गी कुनीथा, पूजा कुनीथा, कुनीथा वाले सारे कर्नाटक के होते हैं। उसके बाद में आप बायलता याद रखिएगा, बायलता। बीरागा से आपसे पूछ सकता है, बीरागा से डांस, तो ये भी कर्नाटक का डांस है। ठीक है, बीरागा से कर्नाटक का। उम्मम आर्ट आ सकता है आपके एग्जाम में, उम्मम आर्ट, तो ये भी आपका कर्नाटक का डांस है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के 3 नृत्य बहुत आते हैं आपके, कुम्मी कुम्मी करगम कुम्मी करगम और मोहिनी भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस होता है। तो ये जरूर याद रखना, कुम्मी करगम और भरतनाट्यम कहाँ के डांस हैं, तमिलनाडु के। केरल के आप जानते हैं मोहिनीअट्टम है, कथकली है, पुलिकली है, कोलकली है, चवट्टीकली है ना, मरगम कली और थिरुवथिरा कली। मतलब कली वाले डांस केरल के होते हैं। और केरल का एक डांस जो कली का नहीं है वो है थय्यम। तो थय्यम भी काफ़ी फेमस है और ये काफ़ी आता है एग्जाम में। प्रश्न में हमसे पूछा गया था दोस्तों कि यक्षगान कहाँ का डांस है, तो यक्षगान है आपका कर्नाटक का। अगले प्रश्न की बात करें, क्या कहा गया दोस्तों, कहा गया है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, एक बार मैं इस पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हमसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, गिर या कान्हा। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, भारत का पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और मैं आपको बता दूं, जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई तो इसको हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, हेली नेशनल पार्क। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और इसकी स्थापना कब हुई, 1936 में हुई थी। तो भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था हेली नेशनल पार्क, जिसको जिम कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के नैनीताल और रामनगर जिले में मेल नहीं आता है, नैनीताल और रामनगर जिला। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है गिर। गिर जो नेशनल पार्क है ना, ये गुजरात में है। और ये फेमस है किसके लिए, तो एशियाटिक लोयन, जो एशियाई शेर होते हैं ना, उनका नेचुरल हैबिटेट माना जाता है। तो भारत में एशियाई शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, गिर नेशनल पार्क। काजीरंगा आप जानते हैं ये असम में है और ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है।
एक सींग वाला गैंडा, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। कान्हा आप जानते हैं, कान्हा मध्य प्रदेश में है, कान्हा किसली नेशनल पार्क, क्लियर। और ये बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है कान्हा वाला। हमसे पूछा गया था प्रश्न में कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, आंसर होगा जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड। अगला प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की हम बात करें तो कहाँ पर स्थित है, आपके ऑप्शन है भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद या जयपुर। सही जवाब होगा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी आपकी भोपाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो ये आपका भोपाल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा सिग्नेचर बिल्डिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है, सिग्नेचर बिल्डिंग। और ये कहाँ पर है दोस्तों सिग्नेचर बिल्डिंग, तो ये आपका लखनऊ में है। तो सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है। हमसे पूछा गया था केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर, आंसर होगा भोपाल, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है, अर्थात अबोलिशन ऑफ टाइटल्स का अंत की बात की गई है। तो सही जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है। सॉरी 17 नहीं, 17 में तो अनटचेबिलिटी है, सॉरी, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 17 में तो अस्पृश्यता की बात की जाती है, ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात की गई है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय संविधान जो है इसको हिंदी में किसने लिखा, तो आप याद रखना भारतीय संविधान को हिंदी में लिखा बसंत कृष्ण वैद्य ने। बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में लिखा गया है। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने वो अंग्रेजी भाषा में लिखा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा है, अंग्रेजी में। तो ये जरूर याद रखना, हिंदी पूछेगा तो बसंत कृष्ण वैद्य और अंग्रेजी पूछेगा तब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रश्न में पूछा गया था उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 18, आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों रेड क्रॉस की मैं बात करूँ तो रेड क्रॉस एक संस्था है जो युद्ध में घायल सैनिकों का निःशुल्क इलाज करती है, मानव कल्याण के लिए कार्य करती है, और इसका मुख्यालय जेनेवा में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, रेड क्रॉस का मुख्यालय ऑप्शन बी जेनेवा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन आए कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई, तो 1863 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, हेनरी डुनेंट थे, हेनरी डुनेंट। ठीक है, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया लंदन। अगर मैं आपसे कहूँ लंदन कौन सी नदी के किनारे है, तो लंदन में एक नदी बड़ी फेमस है, टेम्स नदी, इसे लंदन की गंगा कहा जाता है। तो टेम्स नदी के किनारे लंदन है। और लंदन में आपको याद रखना है एक मुख्यालय कौन सा, वो है आपका कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय। तो कभी क्वेश्चन आए कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय आपका लंदन में है। और लंदन में ना एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय भी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि मानव अधिकारों के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है, इसका मुख्यालय भी है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है, क्लियर, याद रखेंगे। प्रश्न में पूछा गया था रेड क्रॉस का मुख्यालय, आंसर होगा ऑप्शन बी जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा क्या है। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक नारा क्या है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, क्लियर, याद रखिएगा। और मैंने अभी आपको बताया था। अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे हाईएस्ट रैंक क्या है, तो आप याद रखना सबसे हाईएस्ट रैंक होती है डीजीपी, ठीक है, उसके नीचे एडीजीपी होता है, ये भी आप याद रखना। तो सबसे अपेक्स पे आती है आपकी डीजीपी की रैंक, क्लियर, जो पूरे प्रदेश की पुलिस का मालिक होता है, क्लियर, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला प्रश्न, बूलर झील भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है। दोस्तों बूलर झील की मैं बात करता हूँ तो ये भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कश्मीर घाटी में आती है। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में बूलर झील स्थित है। और बूलर झील के बारे में बता दूं, इसको पानी जो मिलता है वो झेलम नदी से मिलता है, झेलम नदी से मिलता है। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, बूलर झील। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, बूलर झील को ना 1990 में रामसर स्थल का दर्जा भी दिया गया था, रामसर स्थल। तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर में ना एक नेशनल पार्क भी आप याद रखना, दाचीगाम नेशनल पार्क। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जहाँ होगा आपका जम्मू कश्मीर में। एक और राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है किश्तवाड़,
तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में ना कौन सी मिट्टी पाई जाती है, करेबा मिट्टी पाई जाती है, करेबा। और करेबा मिट्टी किसकी फसल के लिए होती है, तो केसर की फसल के लिए। तो ये भी आप याद रखिएगा, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, ये भी आप याद रखें। और ये भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ जम्मू कश्मीर के बारे में ही, क्या आप मुझे जम्मू कश्मीर का कोई डांस बता सकते हैं, तो आप बताइएगा रऊफ और हीकत, रऊफ हीकत, और आप बताइएगा दुम्हल, रऊफ हीकत दुम्हल। आप बताइएगा मंदजास, मंदजास भी बड़ा फेमस डांस है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछ सकता है। तो बुलर झील पूछा गया था, आंसर जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, विश्व मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों दुनिया में हर साल मानव अधिकार दिवस कब होता है, आपके सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को क्या किया गया था, सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। तो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की जो डिक्लेरेशन हुई वो 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। और उसी की स्मृति में हर साल हम 10 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मानव अधिकार दिवस। ठीक है, 10 दिसंबर इसका सही आंसर है। ये जरूर याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली द्वारा सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी, 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कहाँ पर है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको इन संक्षेप हम कह सकते हैं UNHRC, तो ये जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ये जेनेवा में है, आप इसको याद रखना, आपसे पूछ सकता है। क्लियर दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। दोस्तों इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड में जो ब्लड शुगर होती है उसको कंट्रोल करता है। और ये कहाँ से निकलता है दोस्तों, तो ये पैनक्रियाज से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं, अग्नाशय कहा जाता है, अग्नाशय। तो अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की आइसोलेट होती है उसमें बीटा सेल होती हैं, बीटा सेल। तो ये आप याद रखना, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। और इंसुलिन अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो इससे आपको मधुमेह की दिक्कत हो जाएगी, टाइप 1 या टाइप 2 जो डायबिटीज़ होता है उसकी दिक्कत आपको होने लगेगी। तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह का रोग। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है घींगा, अभी आपका स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था घींगा किसकी कमी से होता है। अगर आप आयोडीन कम यूज कर रहे हैं अपने खाने में तो आयोडीन की कमी से घींगा हो जाता है। एनीमिया आप जानते हैं, इसमें फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है बॉडी में, और इसमें क्या होता है कि आयरन की मात्रा घटने लगती है। ठीक है, आयरन की मात्रा घट जाती है। रिकेट्स आप जानते हैं, रिकेट विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो उसी की एक सिम्टम्स है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से। प्रश्न में पूछा गया था इंसुलिन की कमी से, आंसर होगा मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों, लावणी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। दोस्तों लावणी बड़ा फेमस डांस है, कहाँ का, आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। सही होगा आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध डांस है लावणी। लावणी के अतिरिक्त महाराष्ट्र में कोली डांस किया जाता है, कोली, ललिता किया जाता है, ललिता डांस भी बड़ा फेमस है। लेजिम बहुत आता है यहाँ का, लेजिम, तो लेजिम डांस भी आप यहाँ, तमाशा बहुत आता है यहाँ पे, पोवाड़ा बहुत आता है यहाँ पे, पोवाड़ा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, लावणी, कोली, लेजिम, तमाशा, पोवाड़ा, ये सब महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। क्लियर दोस्तों। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि महाराष्ट्र का नया साल क्या कहलाता है, तो मैं आपको बता दूं मराठी नववर्ष को गुड़ी पड़वा कहा जाता है, गुड़ी पड़वा। ठीक है, ये जरूर याद रखना, गुड़ी पड़वा यहाँ का नया साल है। और महाराष्ट्र में ना एक बड़ी फेमस पेंटिंग बनती है, बर्ली पेंटिंग, बर्ली चित्रकला। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बर्ली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र से है। प्रश्न में पूछा गया था लावड़ी डांस, आंसर होगा महाराष्ट्र। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका राजस्थान, राजस्थान के मैं आपको 3 डांस बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। 13 ताली बड़ा पूछता है एग्जाम में। ठीक है, कालबेलिया बहुत आता है एग्जाम में, कालबेलिया आपने देखा होगा, ये बहुत ट्रेडिशनल होता है, वहाँ पे सपेरा जनजाति इसको करती है। सुई सिनी बहुत आता है, सुई सिनी राजस्थान का डांस है। गींदड़ बहुत पूछता है एग्जाम में, गींदड़। भवई बहुत आता है, खैर भवई गुजरात में भी होता है, भवई के चरी बहुत आता है, चरी, चाकरी, गींदड़। ठीक है, तो ये सारे डांस आप याद रखना, ये सब राजस्थान के लोक नृत्य हैं। 13 ताली, कालबेलिया, सुई सिनी, गींदड़, भवई, चरी, ये सब राजस्थान के लोक नृत्य हैं। पंजाब के बारे में बात करूँ, पंजाब में आप भांगड़ा, भांगड़ा पुरुषों का नृत्य है और भांगड़े का स्त्री रूप क्या कहला, गिद्धा। तो गिद्धा और भांगड़ा आपका
ये आपका पंजाब के लोक नृत्य है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। प्रश्न की ओर लौटता हूँ, कहा गया था लावड़ी कहाँ का डांस है, आंसर होगा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति अर्थात एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है दोस्तों, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों अगर मैं आपसे पूछा जाऊँ कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, देखो संसद के ना 2 सदन हैं। एक है आपका राज्यसभा, एक है आपका लोकसभा, और संसद का एक अभिन्न भाग कौन सा है? वह राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो सदन तो आएंगे 2, लेकिन पूछिए कितने अंग हैं? तो एक राज्यसभा, एक लोकसभा, एक राष्ट्रपति, तो 3 अंग हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सदन 2 हैं और अंग 3 है। तीसरा अंग राष्ट्रपति को माना जाता है, तो ये भी आप याद रखें। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे राज्यसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र कितनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र 30 साल राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वो 25 साल होनी चाहिए। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक फेमस पुस्तक है जो किसने लिखी? जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया भगत सिंह, तो भगत सिंह की आत्मकथा क्या है? वाई आई एम एथीस्ट, वाई आई एम एथीस्ट, ये भगत सिंह की एक किताब है, ये जरूर याद रखना। अंबेडकर की किताब है वेटिंग फॉर वीज़ा, वेटिंग फॉर वीज़ा, ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। महात्मा गांधी की जो एग्जाम में किताब आती है वो है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, तो ये भी आप याद रखना, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? आंसर होगा महात्मा गांधी की। हमसे पूछा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, क्या कहा गया दोस्तों? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? आपके ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या आयरलैंड। सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो लिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अमेरिका से और क्या लिया हमने? प्रस्तावना का विचार लिया है, प्रस्तावना का विचार। मौलिक अधिकारों के अलावा न्यायिक समीक्षा की अवधारणा हमने यहाँ से ली है, जुडिशल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अमेरिका के संविधान से और हमने क्या लिया? प्रस्तावना का विचार लिया, न्यायिक समीक्षा ली है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो विचार लिया है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं, मौलिक कर्तव्य, तो ये जरूर याद रखना, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? रूस के संविधान से। आयरलैंड से हमने क्या लिया? डीपीएसपी को लिया है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, वो आयरलैंड से लिए हैं। ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली है ना, द्विसदनीय विधायिका की जो कॉन्सेप्ट वो लिया है। रिट लिया है हमने यहाँ से। एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली है। ठीक है, वो आप याद रखिएगा। प्रश्न में हमसे मौलिक अधिकार पूछे गए थे, तो अमेरिका इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि भारत में संविधान दिवस कब होता है, तो 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस होता है, 26 नवंबर। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों WHO कब बना था? तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। और मैं आपको बता दूं इसका मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा में स्थित है, ये भी आपसे पूछ सकता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा ओपेक का मुख्यालय वियना में है, वियना में ओपेक का मुख्यालय है, तो ये जरूर याद रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय वो पेरिस में है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। हमसे पूछा गया WHO का मुख्यालय जेनेवा, इसकी स्थापना जरूर याद रखना, 7 अप्रैल 1948। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कहाँ की गई? वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई, और ये आज के टाइम में बिहार में देखा जाता है, बिहार, जिसको मगध बोलते थे, मगध। ठीक है, ये जरूर याद रखना, किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कई बार पढ़ाया हूँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों आप याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है
सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सलाल जल विद्युत परियोजना ना ये जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी पर है। सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर एक और बांध है यहाँ पे दुलहस्ती बांध। तो दुलहस्ती परियोजना या दुलहस्ती बांध ये भी आपका चिनाब नदी पर है। एक और है यहाँ पे आपका दुलहस्ती हो गया, सलाल हो गया, एक है आपका बगलीहार। तो बगलीहार डैम भी आपका जम्मू कश्मीर में है चिनाब नदी पर। ठीक है, हमसे सलाल पूछा गया था, आंसर होगा ऑप्शन सी चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी से संबंधित है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। क्लियर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों हॉर्नबिल त्यौहार सबसे फेमस है कहाँ का? मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। सही जवाब होगा आपका नागालैंड। नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है आपका हॉर्नबिल त्यौहार, जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है हर साल। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है मेघालय, मेघालय का त्यौहार है वांगाला, इसको 100 ढोलों का त्यौहार भी कहा जाता है। और एक आपका बेहदीन खलम डांस त्यौहार भी आपका मेघालय में किया जाता है। मिजोरम का फेमस जो त्यौहार है वो है आपका चपचारकुट। तो चपचारकुट आप याद रखिएगा, ये आपका कहाँ का है? जहाँ होगा मिजोरम का। मणिपुर का संगई महोत्सव बड़ा फेमस है, संगई महोत्सव, हिरन है संगई, उसके सम्मान में उसके स्मृति में मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था हॉर्नबिल नागालैंड का त्यौहार है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, और दोस्तों मैं बता दूं कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताइएगा। नागालैंड बना था 1963 में, भारत का 16वां राज्य बना था। दोस्तों ये था आज का 20 प्रश्नों का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपको नए मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।